हेलो एवरीवन। ये नेट यार बड़ी दिक्कत देता है यार, नेट कभी कभी बड़ी दिक्कत दे रहा है आजकल। ये 3-4 दिन से है ना। कल वाईफाई वाला आया भी था, वो कुछ बोल रहा है सर्वर लगाने वाले हैं, सर्वर लग रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट ठीक है, अभी आ जाओ, अभी अभी नहीं आएगी दिक्कत। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाइए बेटा। सभी लोग फोकस करोगे, ध्यान से सुनना, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करोगे। जी बिल्कुल, ओके, कंसंट्रेट करना। सर आज आप किस डे बनाओ? हाँ जी बिल्कुल मनाएंगे, देखते हैं मुंह लगाती कि नहीं लगाती तुम्हारी भाभी। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। कंसंट्रेट करना सभी लोग, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। अभी सभी लोग यहाँ पे फोकस करोगे, कंसंट्रेट करोगे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दोगे। करेक्ट है। चलिए, हमने डेट कैपिटल स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया हम लोगों ने? डेट कैपिटल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अलग अलग टाइप के हम लोग देख चुके हैं इसके अंदर। चलिए 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 बाबू जी, चलिए। ओके ओके चलो, अब यहां पे ध्यान देना बेटा, आपको पूरा फोकस यहां पे बनाए रखना। अब हम बात कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? इशू ऑफ डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा था। कंसंट्रेट करना सभी लोग, यहां पे ध्यान देना। टेस्ट में आपका क्या सिलेबस आने वाला है? तो जितना मेरा डेट कैपिटल हो चुका है, जितना मैंने डेट कैपिटल आपको पढ़ाया है, मेगा फर्म और एसएसबी, मेगा फर्म और एसएसबी, ये 3 टॉपिक आपके आने वाले हैं। डेट कैपिटल जितना मैंने पढ़ाया है उतना आने वाला है। डेट कैपिटल जितना मैंने पढ़ाया है उतना आने वाला है। क्लियर है यहां तक? बताइए, सुनो। चलिए, फोकस सभी का यहां बना रहना चाहिए, ध्यान सभी का यहां पे रहना चाहिए, ठीक है? ओके 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 चलिए, करता हूं मैं शुक्रिया। चलिए, हाँ, अब बात सुनना, यहाँ पे कंसंट्रेट करना सभी लोग, यहाँ पे ध्यान देना। इशू ऑफ डिबेंचर में हम लोग कहाँ कहाँ थे बेटा? क्या क्या पढ़ लिया था एक बार इशू ऑफ डिबेंचर में? सबसे पहले फोकस बनाए रखना। सबसे पहले फोकस बनाए रखना। जब भी हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स की, जब भी हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर की, सबसे पहले कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। क्या पास करना है बेटा? स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना है। क्या डिबेंचर्स कन्वर्टिबल हो सकते हैं? आंसर इज यस, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी आप इशू कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब भी डिबेंचर्स की बात होगी, क्या डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं? आंसर इज नो। आंसर इज नो, डिबेंचर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स होता नहीं है। डिबेंचर को कोई भी क्या नहीं होता है आपका, ये नहीं होता है। डिबेंचर्स को कोई भी क्या नहीं होता है बेटा? आपका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट वन, रिडम्पशन पीरियड। चलो अभी आंसर करो, आंसर टू माय क्वेश्चन। किसी ने पूछा सर कितने पैसे खर्च हुए आपको इस वैलेंटाइन वीक में? भैया कुछ ही नहीं हुए, भैया कुछ ही नहीं हुए, कुछ खर्च नहीं हुए मैं। चलो एक एक है कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। क्या बात है, ईशिका ने बहुत अच्छी बात बोली है। बोले ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। चलो दोस्तों, अब फोकस करो प्लीज, कंसंट्रेट करना। थैंक यू सो मच जी, सौम्या जी, थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू सो मच बेटा, वेरी गुड। अभी चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओके सो अगर हम बात करते हैं डिबेंचर की, कंप्लायंसेस, कितने सालों का डिबेंचर्स इशू होता है? तो मैक्सिमम टर्म कितना डिबेंचर का? 10 इयर्स के लिए आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। कितने साल के लिए डिबेंचर इशू कर सकते हो बेटा? 10 इयर्स के लिए। अच्छा सर, कुछ कंपनी ऐसी है जो 10 साल से ज्यादा के भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं, कौन सी कंपनी है? तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लोन देती है, फाइनेंस देती है, वो कंपनी की बात हो रही है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात होगी, या अदर कंपनीज परमिटेड बाय आरबीआई, नेशनल हाउसिंग बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। क्या नॉर्मली डिबेंचर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं?
आंसर टू माय क्वेश्चन, क्या नॉर्मली जो डिबेंचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। नॉर्मली जो भी डिबेंचर्स होते हैं बेटा क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। तो उसका आपको क्या करना है? सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या करना है बोलो जल्दी से? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे ताकि क्या होगा, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए भैया, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो पेमेंट कौन कर लेंगे? आपकी जो सिक्योरिटी क्रिएट करी है आपने, जो एसेट पे आपने जो एसेट को गिरवी रखी है, उस एसेट से हम आप क्या करवा लेंगे? हम आपका बेसिकली लोन का रिपेमेंट करवाएंगे। अच्छा, सिक्योरिटी आप मूवेबल प्रॉपर्टी में भी क्रिएट कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ वो प्लेज नहीं होना चाहिए। प्लेज मतलब क्या? पोजीशन ट्रांसफर नहीं करना है आपको। करेक्ट है, यही रहना है। ओके सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाबू कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आगे बढ़िए सर, आगे बताइए। नेक्स्ट वन समझना, आराम से कॉन्सेंट्रेट करना। बात हो रही है, नेक्स्ट वन बात हो रही है क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्रिएशन ऑफ व्हाट? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, शांति सुनना। यार मेरे को एक बात बताओ, एक हम लोग रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है? रिजर्व का मीनिंग क्या है ये बताइए। यार देखो, फ्यूचर इज अगेन अनसर्टेन, फ्यूचर अनसर्टेन है। उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एडवांस में क्या करते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ये ईशिका ढुकली की मैं बात करूं, तो ये मुझे बोल रही थी सर देखो वैलेंटाइन डे आ रहा है, करेक्ट है, मेरा तो बॉयफ्रेंड है वैलेंटाइन डे के, और मुझे तो पूरा वैलेंटाइन डे सर अच्छे से सेलिब्रेट करना है सर, दुनिया करो या ना करो, आप करो या ना करो, मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है सर। तो इसने 1 महीने पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर दिया, रोज कुछ कुछ पैसा सेव करती थी, रोज कुछ कुछ पैसा सेव करती थी ताकि अच्छी तरीके से क्या मना सके? वैलेंटाइन डे मना सके, अपने बाबू के साथ गुलू गुलू कर सके, अपने बेबी के साथ गुलू गुलू कर सके। यस और नो? तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है? उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि भैया हम तो वैलेंटाइन डे करेंगे सेलिब्रेट। ईशिका ने बोला सर मैं तो वैलेंटाइन डे करूंगी सेलिब्रेट, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना है। मैंने बोला ठीक है कर ले भैया। अब क्या ही बोल सकते हैं हम लोग, क्या ही बोल सकते हैं ईशिका को। अब इसने प्रोविजन बनाई, इसने रिजर्व क्रिएट किया। वैसे ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? फोकस करना। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? फोकस करना। अच्छा, इस चार्ट को ना आप ये कहां पे कट कर देना, ये चार्ट को आप कट कर देना, इस चार्ट को टोटली कट कर देना, क्योंकि इसमें चेंजेस आ चुके हैं और ये चेंजेस मैंने नीचे यहां पे डाले हुए भी हैं, ये चेंजेस मैंने यहाँ पे नीचे डाले हुए भी हैं, वो चार्ट कट करना मेरे से रह गया है, तो आप इस चार्ट को कट कर देना। तो हम एक रिजर्व बनाएंगे, दैट रिजर्व इज नोन एज DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बाबूजी कि जब भी आप रिडम्पशन कर रहे हो डिबेंचर के, कभी भी आप डिबेंचर को रिडम्पशन कर रहे हो, तो आपने एक रिजर्व मेंटेन करना है, सेपरेटली एक रिजर्व मेंटेन करना है, सो दैट एटलीस्ट उसमें कुछ पैसा होगा ना, या उसमें कुछ रिजर्व में कुछ पैसा होगा, तो आप वहां से रिडम्पशन कर सकते हो, वहां से आप क्या कर सकते हो? रिडम्पशन कर सकते हो। तो इसीलिए क्या क्रिएट करना बहुत जरूरी है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है। करेक्ट है। अच्छा सर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व किससे क्रिएट होगा? इट शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली ना, इट शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। मतलब क्या? तो जो रिजर्व मतलब कंपनी में प्रॉफिट होता है, कंपनी में प्रॉफिट होता है, जैसे घर वालों की सैलरी होती है, इनकम होती है, जो भी पैसा आता है वो लोग आपके लिए प्रोविजन करते हैं यार, आपके एजुकेशन के लिए प्रोविजन करते हैं। बिलीव मी, लड़कियां हैं तो लड़की की शादी का प्लानिंग, जैसे वो 18-20 की हो गई ना, घर वाले प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए ये सोना ले लिया, उनके लिए ये ले लिया, मतलब कितना करते हैं भाई साहब, कितना प्लानिंग वो करते हैं, कितना जितना मतलब मैं बोल रहा हूं, बिलीव मी और नॉट, जितना आप सोच नहीं सकते, जितना हम सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा फैमिली हमारे लिए क्या करती है? प्लानिंग करती है, या फिर वो सेव करती है, प्रोविजन बनाती है, रिजर्व बनाती है। करेक्ट है। शादी का रिजर्व बना के रखा आपको कि भैया आप ससुराल जाओगे तो आपको यही गिफ्ट हम लोग देंगे, समझ में आ रहा है? रिजर्व बनाती है, ठीक है। आपके एजुकेशन के लिए, अभी तो आप पढ़ रहे हो तो आपके एजुकेशन के लिए उन्होंने रिजर्व बनाया हुआ है, आपके एजुकेशन के लिए उन्होंने रिजर्व बनाया कि इतना पैसा आपके CS बनने तक लगने वाला है, से 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज उन्होंने सेपरेट रखा होगा आपके CS बनने के लिए। करेक्ट है। तो ये सपना टूटने मत देना भाई साहब। एक सपना, एक ख्वाब आपके पेरेंट्स ने देखा है, और भैया मैं चाहता हूं ये ख्वाब टूटे ना। करेक्ट है। सपना मत टूटने देना, अपने सपने टूट जाए लेकिन फैमिली के सपने नहीं टूटने चाहिए। करेक्ट है। फैमिली के सपने आपके बिल्कुल भी नहीं टूटने चाहिए, ये याद रखना। और उन्होंने आपसे सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट की है, दैट इज व्हाट, कि आपका करियर बन जाए, है ना, आपका करियर बन जाए, आप भैया जल्दी से क्या बन जाओ? CS बन जाओ। तो ये सपना तोड़ना नहीं है भाई साहब हमको, ये हमारा भी सपना है और पेरेंट्स का भी सपना है। चलिए, तो सर DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अभी तक हम इशू की बात कर रहे थे, डिबेंचर्स के इशू की बात कर रहे थे, अब हम डिबेंचर के रिडम्पशन की बात करेंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन? रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट करना, रिडम्पशन मतलब क्या करना? रीपेमेंट करना। सर रीपेमेंट करने के लिए क्या है? अरे रिजर्व बना लो भैया, रिजर्व बना लो ताकि लोड ना रहे आपको, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हुए चलो ताकि लोड ना रहे आपको। तो आप क्या करोगे? रिजर्व बनाओगे। सर रिजर्व किसमें से
होगा प्रॉफिट में से, मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट आता है उसका कुछ कुछ हिस्सा वो रिजर्व में रखते जाएंगे। कंपनी को जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ कुछ हिस्सा वो कहां रखते हुए जाएंगे, रिजर्व करते जाएंगे, यहां पे साइड में रखते हुए जाएंगे, उसको बोलेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सो अगर मैं बात करूं डिबेंचर किससे क्रिएट होता है, तो डिबेंचर शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दी, कम ऑन एवरीवन, डिबेंचर शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दी प्रॉफिट्स ओनली। डिबेंचर किससे क्रिएट होगा, प्रॉफिट से क्रिएट होगा। डिबेंचर किससे क्रिएट होगा भैया जी, प्रॉफिट से क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, बात सुन लो, डिबेंचर किससे क्रिएट होता है, प्रॉफिट से। सर कितना डिबेंचर्स क्रिएट होगा, फोकस करना, हेडिंग दे देना आप साथ में, आप हेडिंग दे देना भाई साहब साथ में, क्या हेडिंग दोगे साथ में, आप हेडिंग साथ में दे देना भाई साहब की क्रिएशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा इशू तक मैंने लिखवा दिया आपको, है ना, इशू तक आपको मैंने लिखवा दिया यहाँ पे कि मूवेबल प्रॉपर्टी आप कर सकते हो, चार्ट क्रिएट कर सकते हो। चलिए क्रिएशन ऑफ DRR, हेडिंग क्या दोगे बेटा, हेडिंग क्या दोगे बेटा, क्रिएशन ऑफ DRR। व्हाट इज DRR, DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। व्हाट इज DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व देखो नाम में ही है, रिजर्व यूटिलाइज फॉर redemption of debentures, utilize reserve created लिख लो, created for redemption of debentures। करेक्ट है, ये रिजर्व किसके लिए क्रिएट हुआ बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये किसके लिए रिजर्व क्रिएट हुआ, बोलो बेटा जी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर ये रिजर्व किससे क्रिएट होगा, क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, क्रिएटेड आउट ऑफ दी प्रॉफिट्स। अच्छा सर इसके पहले का आपने नहीं लिखवाया क्या, इसके पहले का सर आपने लिखवाया नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या नहीं लिखवाया मुझे बताइए, एक पेज ब्लैंक रख लीजिए, एक पेज ब्लैंक रख दीजिए, वहां लिखवा दूंगा मैं। एक पेज जो है वो आपका ब्लैंक रख दीजिए, लिखवा दिया जाएगा, डोंट वरी, लिखवा दिया जाएगा, टेंशन ना लो बेटा, बिल्कुल लिखवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले बताओ रिजर्व किससे क्रिएट होता है, कोई ये बताएगा मुझे रिजर्व किससे क्रिएट होता है। तो रिजर्व शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ दी व्हाट बेटा, रिजर्व शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ दी व्हाट बेटा, चल बोलो, अरे बोलो ना, अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। साला नेट गया क्या वापस से, इसकी सासू का माता नेट गया क्या बेटा, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, नेट है कि गया है ना, चलो ठीक है, हाँ बोलो रिजर्व किससे क्रिएट होता है, रिजर्व किससे क्रिएट होता है, रिजर्व शैल बी क्रिएटेड फॉर, कम ऑन एवरीवन, रिजर्व शैल बी क्रिएटेड फॉर, क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। सर काहे क्रिएट करते हो रिजर्व सर, अरे काहे क्रिएट करते हो सर रिजर्व, क्या ही जरूरत है रिजर्व क्रिएट करने की, तो रिजर्व क्रिएटेड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए रिजर्व क्रिएट होता है, डिबेंचर को खत्म करने के लिए क्या करता है रिजर्व हम लोग क्रिएट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं है। सर बताओ कौन से कंपनी को एग्जम्पशन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ऐसी कंपनीज है जिनको एग्जम्पशन दिया है कि भैया तुमको डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखो अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, ये चैप्टर का देखो अभी मेन पार्ट आएगा तब आपको मजा आएगा, अभी तो बहुत बच्चों वाली बातें हो रही भैया, बच्चों वाली बातें हो रही है। क्या ही बताऊं मैं आपको, डिबेंचर्स क्या होता है, कितने साल के लिए इशू होते हैं, ये कोई हमारे पढ़ने की चीज है, हमारे पढ़ने की चीज है। अभी आरती कंपनी सेक्रेटरी क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग, पर ठीक है दिया है तो पढ़ लेंगे। कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, इसके अंदर हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। हमने अभी तक क्या देखा, आपको क्या क्लियर होना चाहिए, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर है आपको कि अल्ट्रा वायरस बोरोइंग जो होती है वो वॉइड होती है, वेरी गुड बेटा। दूसरा हमने देखा था इंट्रा वायरस बोरोइंग टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर का इंट्रा वायरस है, सॉरी डायरेक्टर का अल्ट्रा वायरस है बट कंपनी का इंट्रा वायरस है, वो दूसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। फिर हमने देखा डिबेंचर्स इशू कैसे हो सकता है, कैसे डिबेंचर्स इशू होते हैं वो हमने देखा, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया 10 साल 30 साल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर दी इशू, ओपनिंग ऑफ इशू उसका नाम प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी का नाम प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, और तो और बाबूजी डिबेंचर ट्रस्टी जो है, डिबेंचर ट्रस्टी जो है उसने ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है विद इन 60 डेज। आपके कंपनी ने चार्ज क्रिएट करना है, फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज क्रिएट करना है,
कर देंगे चार्ज क्रिएट। चार्ज किसके फेवर में क्रिएट होगा ये बताइए? चार्ज क्रिएट होगा फेवर में डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में। यहां तक की कहानी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिडम्पशन की, और रिडम्पशन के लिए हमको बनाना पड़ता है एक रिजर्व। दैट रिजर्व इज नोन एज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दैट रिजर्व इज नोन एज व्हाट? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की अगर बात करें तो सबसे पहले ये रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं? तो रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अरे ओ मेरे ढोकलो और मेरी ढोकलियो, फोकस करना, मेरे ढोकलो मेरी ढोकलियो फोकस करना। रिजर्व क्रिएटेड फॉर व्हाट? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। थम्स अप सर। क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। थम्स अप सर। एग्जम्पशन मतलब इनको आपको रिजर्व क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। कौन 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 किसको आवश्यकता नहीं है? अरे भैया जिनका काम ही है लोन देना, ऐसी कंपनी जिनका काम ही है लोन देना, ऐसा कंपनी जिनका काम ही है पब्लिक को लोन देना या पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करना, पब्लिक से पैसा लेना। कौन? तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by RBI एंड बैंकिंग कंपनी। दूसरा बैंकिंग कंपनी, सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना। दूसरा बैंकिंग कंपनी। भैया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने कि नहीं सुना है? LIC सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। IDBI इंडस्ट्रियल, IFCI ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा, करेक्ट है। सिडबी ये सब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI एंड दूसरा कौन? बैंकिंग कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? फाइनेंस करना। काम क्या है? फाइनेंस करना। तो वो पब्लिक से पैसा लेगी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक से पैसा लेगी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर और लोगों को फाइनेंस करेगी। उनका काम ही है फाइनेंस करना। उनका काम। लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती कि नहीं करती बताओ जल्दी से? बैंकिंग कंपनी है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वैसे डिबेंचर्स भी तो एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ है ना? तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI एंड द बैंकिंग कंपनी, इनको DRR क्रिएट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इनको DRR क्रिएट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना, रजिस्टर्ड NBFC कंपनी, करेक्ट है, रजिस्टर्ड NBFC कंपनी एंड रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, करेक्ट है। और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहां रजिस्टर होती है पता है आपको? नेशनल हाउसिंग बैंक पे। नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB जिसको बोलते हैं उसके पास रजिस्टर होती है। और NBFC कहां रजिस्टर होती है? ब्रैकेट में लिख देना RBI के पास रजिस्टर होती है। ब्रैकेट में लिख देना RBI। सर क्या पढ़ा रहे हो? उठो ढोकलो, उठो जल्दी से, थोड़ा सा एनर्जी लाओ, मुंडी विंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। आजू बाजू वाले को बोल दो कि मेरे को अगर पास होते हुए देखना चाहता है तो मेरे से बात ना करें। अगर वो फिर भी आपसे बात कर रहा है तो समझ लेना उसके मन में खोट है, और ऐसे खोटे इंसान के साथ हमको रहना नहीं है। ऐसे खोटे इंसान के साथ हमको रहना नहीं है। तो बाहर निकलो, आओ आओ आओ, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। एग्जम्पशन बोल रहे हैं। पहले तो बताओ DRR क्यों क्रिएट करते हैं? सर DRR क्रिएट करते हैं फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर DRR किससे आउट ऑफ, किससे DRR क्रिएट होता है? DRR क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके सर, क्या एग्जम्पशन दिया हुआ है DRR को? किन किन लोगों को DRR क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी बात हो रही है कि किन किन लोगों को DRR क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनी। बहुत बढ़िया। दूसरा रजिस्टर्ड NBFC, रजिस्टर्ड NBFC, और NBFC किसके पास रजिस्टर होती है? RBI के पास। या रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसके पास रजिस्टर होती है? हाउसिंग फाइनेंस बैंक के पास रजिस्टर होती है। ओहो ओ ओके सर। थर्ड वन सुनना अच्छे से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी हुई है, कौन कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। उनको भी DRR एप्लीकेबल नहीं है। उनको भी क्या एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों? DRR एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर,
चलिए सर, ओके सर। अब सुनना, इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुन लेना, अच्छे से कंसंट्रेट करना, शांति के साथ सुनना बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सुनना 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 मेरे बाबूड़ा, मेरा जानूड़ा, मेरा गुड्डूड़ा, सुनना। ये कौन बोलता है ऐसा बाबूड़ा गुड्डूड़ा जानूड़ा? ये वैलेंटाइन वीक की वजह से ऐसी फीलिंग आ रही है, पता है आपको? बाकी ऐसी फीलिंग सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ए खुदा, इश्क करने की गलती कभी मत करना। हम तो मरकर तेरे पास आते हैं, तू कहां जाएगा? अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे वाहियात, ऐसे ऐसे कहां से लाते हो भैया तुम? ऐसे कहां से लाते हो भैया? लाते कहां से हो? ए बी, सॉरी ये सी है भैया, ये सी है, सॉरी ये सी है, और ये डी है, ये डी है। चलो ध्यान देना, ए बी सी डी है, थोड़ा सा क्या है अपना तुम्हें पता है ना? ओके, तो देखो क्या बोला है, अब प्लीज कंसंट्रेट करना। डिबेंचर्स दो टाइप से इशू हो सकते हैं, एक प्राइवेटली, मतलब प्राइवेटली प्लेस किया आपने डिबेंचर, और एक पब्लिक को डिबेंचर दिया। प्राइवेटली प्लेस मतलब गिने चुने लोगों को दिया, 50 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने देखा था। प्राइवेटली प्लेसमेंट, दूसरा पब्लिकली आप डिबेंचर्स दे रहे हो। बेटा आबरा का डाबरा, फोकस पूरा करना, मेहरबान साहेबान कदरदान, जरा 10 मिनट दीजिएगा ध्यान, और जो ध्यान नहीं देगा उसकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो सेम जेंडर से होगी। अब लाइफ आपकी, फैसला आपका, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना है। चलिए बताइए, जल्दी से कंसंट्रेट करना। अब हम बात करते हैं एनबीएफसी की। देखो दो टाइप से आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, एक तो आप पब्लिकली डिबेंचर्स दे सकते हो, एक आप प्राइवेटली डिबेंचर प्लेस कर सकते हो। एक तो आप पब्लिकली डिबेंचर्स दे सकते हो, एक आप प्राइवेटली डिबेंचर्स प्लेस कर सकते हो। बराबर है? हाँ या ना? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी है, सुनो, और अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सर ऊपर लिखा है ना, ऊपर लिखा है ना, इसमें लिखा है ना आपने, सर ऐसे क्या करते हो? रजिस्टर्ड एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सुनना, यहां पे मैंने अनलिस्टेड वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे अनलिस्टेड वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है मालूम? ऊपर वाले लिस्टेड होंगे, ऊपर वाले लिस्टेड होंगे, नीचे वाले अनलिस्टेड की बात कर रहे हैं, तो इनको भी, इनको स्पेसिफिकली नो DRR फॉर प्राइवेटली प्लेस डिबेंचर। ओ माय गॉड सर, बाउंसर सर, सर खतरनाक बाउंसर मारा है सर, कुछ झेपाच नहीं सर, हमको कुछ समझा ही नहीं बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं मुंडी झटक लो एक बार, कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि अब डेट कैपिटल चालू होने वाला है। एनबीएफसी, अच्छा हाँ, अरे यार क्या है ना, थोड़ा सा है ना मेरा, हाँ एनबीएफसी, क्या आज है ना किस डे ना, तो थोड़ा सा समझ रहे हो तुम लोग, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। चलो ध्यान देना, यहाँ पे कंसंट्रेट करना। मस्ती कर रहा हूँ। एग्जाम्पशन देखो, सबसे पहला एग्जाम्पशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद आरबीआई। सेकेंड वन, बैंकिंग कंपनी। Point number 2, registered NBFC with RBI and registered national housing companies registered with National Housing Bank. Point number 3, financial institution. Point number 4, unlisted NBFC. Point number 4, unlisted NBFC and unlisted housing finance company. No DRR for privately placed debenture. For privately play, अगर आपने privately debentures दिए हैं तो DRR करने की आवश्यकता नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है मालूम? इसका इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं स्पेशल नोट में, ये आपके सिलेबस में दिया तो नहीं है, लेकिन मैं स्पेशल नोट में लिख रहा हूं, इंटरप्रिटेशन लिखवा रहा हूं। अगर अनलिस्टेड, सुनना अच्छे से, अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एचएफसी मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये वाले वो भी अनलिस्टेड है, तो उनको डीआईआर क्रिएट करना पड़ेगा। कब? जब उन्होंने पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर्स इशू किए हैं, मतलब पब्लिक को उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो उनको डीआरआर करना पड़ता है, डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। कितना डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है? एटलीस्ट
10%, कितना डीआरआर क्रिएट करना है, एटलीस्ट 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, मतलब जितने भी आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 10% जितना हिस्सा आपको डीआरआर क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पब्लिकली प्लेस डिबेंचर है 1000 रुपीज के, पब्लिकली प्लेस डिबेंचर है 1000 रुपीज के, तो उस 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज मैं डीआरआर में रखूंगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रखूंगा, एक सेपरेट अकाउंट में रखूंगा। अरे समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या? फिर से बोलते हैं सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ऐड किया? हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एनबीएफसी के ही रूल लगते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एनबीएफसी के ही रूल लगते हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया। तो बेटा आराम से, ओ बेटा सुभाष आराम से कंसंट्रेट करना, बेटा ध्यान से सुनना। पहला किसको एप्लीकेबल नहीं है ये बताइए? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहां पे मैंने कुछ भी निकला, पब्लिक और प्राइवेट मतलब दोनों के लिए एग्जामिशन है। फिर रजिस्टर्ड एनबीएफसी और रजिस्टर्ड नेशनल हाउसिंग बैंक, इनका मतलब ही क्या हो रहा है मालूम क्या? इसका मतलब ही क्या है, ये यहाँ पे क्या है, लिस्टेड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वो लिस्टेड की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वही रूल अप्लाई होंगे जो एनबीएफसी को लगते हैं। ओके सर। अच्छा, अब अनलिस्टेड एनबीएफसी है और अनलिस्टेड हाउसिंग बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उनको भी डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ किसके लिए? प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर के लिए। अगर पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर है तो डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा कितना? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी, सर अगर लिस्टेड है तो तुम्हारी सासू का माथा ऊपर लिखा है ना, जरूरत नहीं है लिस्टेड है तो। सर अनलिस्टेड है, प्राइवेटली दिया तो तुम्हारी अगेन सासू का माथा प्राइवेटली में लिखा है ना, डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सर अनलिस्टेड है, सर पब्लिक को दिया है तो अगेन तुम्हारी सासू का माथा, बोला है 10% बनाना पड़ेगा, बोला है 10% बनाना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आएगा। इसका क्रक्स बताऊं क्या आपको? इसका क्रक्स बताऊं क्या? लिस्टेड एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनको नो डीआरआर। ठीक है सर। फिर अनलिस्टेड एनबीएफसी है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है अनलिस्टेड, उसमें दो, अगर प्राइवेट है नो डीआरआर, अगर पब्लिक है साईं, पब्लिक है साईं तो 10% पैसा अलग से रखना है डीआरआर में, 10% पैसा अलग से रखना है कहां पे? डीआरआर में। अब आई होप सो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, यहां तक आप एकदम अच्छी तरीके से अंदर जा रहा है, आपके बिल्कुल अंदर जा रहा है। कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, ढोक लो, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, अंदर जा रहा है, मजा भी आ रहा है आपको। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वन ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट ई पॉइंट, ई पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट ई पॉइंट। बोले लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड मतलब बड़ी कंपनी। अरे बड़ी कंपनी कैपेबल है, उनको डीआरआर क्रिएट करने की क्या आवश्यकता? तो लिस्टेड कंपनी को भी क्या दिया है? एग्जम्पशन दिया है, लिस्टेड कंपनी को भी एग्जम्पशन दिया है। एंड लास्ट वन, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है तो उनको 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। अब यहां पे ना पब्लिक बोला है ना प्राइवेट बोला है, मतलब दोनों के लिए जितना भी डिबेंचर्स आपने इशू किया है उसका 10% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, मतलब जिनका रिडम्पशन नहीं हुआ, जिनका रिडम्पशन बाकी है। जैसे 100 रुपए के डिबेंचर्स मेरे पास बाकी है रिडीम होने के, तो उसका 10% मुझे डीआरआर करना पड़ेगा, उसका 10% मुझे क्या करना पड़ेगा? डीआरआर करना पड़ेगा। तो बेटा इसको पहले तो नोट डाउन करो, फिर अपन इसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। इसको बेटा जी पहले तो नोट डाउन करो, फिर इसको वापस से अपन एक बार रिवाइज करेंगे बेटा, बिल्कुल रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बताओ जल्दी से, क्रिएशन ऑफ डीआरआर। सबसे पहले जल्दी से बताओ क्रिएशन ऑफ डीआरआर। अगर मैं बात करूं डीआरआर की बाबू, अगर मैं बात करूं डीआरआर की, दैट इज व्हाट? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये किसके लिए रिजर्व बनाते हैं? फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम लोग क्या बनाते हैं? डीआरआर क्रिएट करते हैं। थम्स अप सर, थम्स अप सर। सर ये रिजर्व किससे क्रिएट होता है? इट शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, इट शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। वेरी गुड बेटा। सर एग्जम्पशन बताओ, कितने लोगों को एग्जम्पशन दिया हुआ है? मतलब आपको डीआरआर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बताओ किसको किसको डीआरआर क्रिएट करना, आराम से बताना, आराम से शांति के साथ लिखते चलना, रिवाइज करते चलना। सर ऑल इंडिया डेवलपमेंट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रजिस्टर्ड बाय, रेगुलेट बाय आरबीआई, और बैंकिंग कंपनी है। एंड कौन सी कंपनी है? बैंकिंग कंपनी है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कौन सी कंपनी है? बैंकिंग कंपनी है। इनको लगेगा? आंसर इज नो, इनको लगेगा? आंसर इज नो। दूसरा रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, कौन है बेटा? रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रजिस्टर्ड एनबीएफसी।
और दूसरा रजिस्टर्ड नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये किसके पास रजिस्टर होती है? नेशनल हाउसिंग बैंक के पास। अगर ये लिस्टेड है, इनको डीआरआर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये लिस्टेड है, इनको डीआरआर करने की आवश्यकता नहीं है। सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वही रूल अप्लाई होते हैं जो एनबीएफसी को है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको वही रूल अप्लाई होते हैं जो एनबीएफसी को है। ठीक है सर, एनबीएफसी अगर लिस्टेड है तो सॉरी अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर है, डीआरआर रखने की आवश्यकता नहीं है। सर अनलिस्टेड एनबीएफसी है सर, लेकिन पब्लिकली प्लेस डिबेंचर है, तो जितना पब्लिक को प्लेस किया है उसका 10% आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। भक्तों, भक्ति में लीन हो जाओ, आरती अर्चना पूजा में लीन हो जाओ। कंसेप्ट एकदम ड्रिल डाउन होकर अंदर जाना चाहिए बेटा, कंसेप्ट एकदम ड्रिल डाउन होकर अंदर जाना चाहिए बेटा। नेक्स्ट वन चलिए ठीक है, ये भी ठीक है सर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं बेटा, सुनना अच्छे से, कंसंट्रेट करना। नोट क्या दिया हुआ है? ये नोट आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए मैंने बनाया। क्या कि अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या फिर आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अनलिस्टेड है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को बोला है कि आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। किसके लिए? पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर्स के लिए। प्राइवेटली नहीं, पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर के लिए। कितना? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। कितना? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो 10% ऑफ व्हाट? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। अनलिस्टेड कंपनी है तो 10% ऑफ व्हाट? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। 10% लगेगा ही लगेगा। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज। अच्छा, मैंने नोट्स में आपको बोला कि वो चार्ट ऊपर जो लिखा था, अर्लियर द लिमिट वाज 25%, एक्चुअली वो चार्ट कट करना रह गया। तो अर्लियर द लिमिट वाज 25%, नाउ द लिमिट विल बी व्हाट? 10%। अब लिमिट चेंज होगी, कितना हो गई है? 10% हो गई है। अर्लियर द लिमिट वॉज 25%, अर्लियर द लिमिट वॉज 25%। तो देखो देखो सही लिखा है ना, क्या गलत लिखा है? लिस्टेड एनबीएफसी बराबर है अनलिस्टेड एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस नो डीआरआर फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर बराबर है। लिस्टेड कंपनी प्राइवेट एंड पब्लिक जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी है तो 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों आ जाएगा। यहाँ पे पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों आ जाएगा। सिर्फ ये चार्ट आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, जो चार्ट मैंने बनाया ना 25% वाला, 25% वाला चार्ट आपको कट कर देना है। 25% वाला चार्ट आपको कट कर देना है। ठीक है सर, बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? सही बोलो जल्दी से। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? डीआरआर ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? एक मिनट में आपका चैटिंग ऑन कर देता हूं भैया, ये मैं आपका चैटिंग थोड़ा सा ऑन कर देता हूं ताकि तुम्हारी बातों को मैं सुन सकूं, तुम्हें सुन सकूं, तुम्हारी बातों को मैं सुन सकूं। अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर तुमने पब्लिकली डिबेंचर्स इशू किए हैं या प्राइवेटली डिबेंचर्स इशू किए हैं? अगर अनलिस्टेड है तो फिर तुमने पब्लिकली दिए होंगे या प्राइवेटली दिए होंगे? पब्लिकली दिए होंगे या प्राइवेटली दिए होंगे, आपको 10% बनाना पड़ेगा। सर फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट में क्या डिफरेंस है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लिस्ट दिया हुआ है बेटा, बहुत सारे अपन कंपनीज एक्ट में लिस्ट दिया हुआ है बेटा। चलो फिर से एक बार अपन उसको याद करते हैं, फिर से अपन उसको एक बार याद करते हैं बेटा, फिर से अपन उसको एक बार याद करते हैं बेटा। सुनो अच्छे से, कंसंट्रेट करना। वेरी गुड बेटा। एक बार फिर से भैया, आपका कंपनी लॉ मुझे लग रहा है अब आई होप सो पॉजिटिव होना चाहिए, आई होप सो पॉजिटिव होना चाहिए। और थोड़े दिन में जैसे जैसे राइटिंग प्रैक्टिस की आपकी हैबिट बढ़ेगी, पूरा कंपनी लॉ पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा कंपनी लॉ पॉजिटिव हो जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन अ बुक ऑल्सो, आई एम वर्किंग ऑन अ बुक ऑल्सो। एक केस स्टडी बुक पे भी काम चल रहा है भैया जी। केस स्टडी बुक मेरे पास ऑलरेडी है, केस स्टडी बुक एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी है, बट वो बुक एक्चुअल में सिर्फ क्वेश्चंस की है, सिर्फ क्वेश्चंस की बुक है, उसमें आंसर्स नहीं थे, मतलब आंसर शॉर्ट में थे। लेकिन अब मैं आपका बुक जो बना रहा हूं उस साथ में आंसर भी बना रहा हूं, साथ में आंसर भी बना रहा हूं। सर डीआरआर फिर किस कंपनी को क्रिएट करना है? तो डीआरआर क्रिएट करना है, डीआरआर क्रिएट करना है एक तो अनलिस्टेड कंपनी को, कितना? 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर हो गए उसका 10%। और दूसरा क्रिएट करना अनलिस्टेड एनबीएफसी को, अगर उन्होंने पब्लिकली डिबेंचर्स दिए हैं तो 10% क्रिएट करना है, 10% क्रिएट करना है। अच्छा अभी एक बार आराम से, शांति के साथ, शांति के साथ सुनना अच्छे से, शांति के साथ सुनना अच्छे से, कंसंट्रेट करना, ध्यान से सुनो आराम से, एकदम एनर्जी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए। कम ऑन एवरीवन, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। क्रिएशन ऑफ डीआरआर बताइए जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। सर पब्लिक में डिबेंचर इशू, हाँ जब पब्लिक में इशू करेगी, करने के बाद वो
लिस्टेड हो जाएगी। चलिए क्रिएशन ऑफ डीआरआर की अगर मैं बात करूं तो बताओ सबसे पहले रिजर्व क्रिएटेड, किससे रिजर्व क्रिएट होगा पहले तो ये बताओ। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जिनको एक हाथ दो पॉइंट में डाउट होगा यहां अभी रिवीजन में क्लियर हो जाएगा, अभी अभी मैं जो बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्यों क्रिएट करते हैं? फॉर द रिडम्पशन पर्पस। सर एग्जम्पशन किस किस को दिया हुआ है? एग्जम्पशन नंबर 1, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी, रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनी, बहुत बढ़िया। दूसरा, रजिस्टर्ड एनबीएफसी विद आरबीआई एंड रजिस्टर्ड नेशनल हाउसिंग कंपनीज, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर वो पब्लिकली दो या प्राइवेटली दो, अगर लिस्टेड है यहां पे लिस्टेड को हिट किया है इन्होंने। थर्ड वन बोला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन है उनको वही बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वही लॉ लगाएगा जो किसको लगेगा बेटा, जो किसको एप्लीकेबल होगा, जो किसको एप्लीकेबल होगा वही लॉ लगेगा जो किसको एप्लीकेबल होगा, एनबीएफसी को लगेगा। करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन किसको और एग्जाम्पशन दिया हुआ है? नेक्स्ट वन किसको एग्जाम्पशन दिया हुआ है? अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनी है या अनलिस्टेड नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है, उनको डीआरआर जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ प्राइवेटली अगर उन्होंने प्लेस किया तो जरूरत नहीं है। सर अगर लिस्टेड, सुनना अच्छे से, अनलिस्टेड एनबीएफसी है या अनलिस्टेड नेशनल हाउसिंग फाइनेंस है, उन्होंने पब्लिक में डिबेंचर दिया तो 10% डिबेंचर उनको करना पड़ेगा, 10% डिबेंचर उनको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सर लिस्टेड कंपनी है उनको भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सर और कौन सी अनलिस्टेड कंपनी अगर है तो उनको भी एप्लीकेबल है, कितना? 10%। अच्छा एक बात बताऊं क्या मैं आपको, एक बात बताऊं कि इसको क्रक्स करें क्या अपन, इसको जरा शॉर्ट में करो। ये क्या बोलना चाहता है मालूम आपको? ये क्या बोलना चाहता है मालूम आपको? ढोकला इतना सब घुमा फिरा के लिखा, और मैं बोल रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, 6th वाले में एग्जाम्पशन, लास्ट पॉइंट में एग्जाम्पशन नहीं है तो उसको 10% क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर इन्होंने इतना सब पसारा नहीं लिखते थे ना, सुनो, इतना सब पसारा नहीं लिखते थे ना, तो इतना लिख दिए होते ना तो भी हमें तो सुकून होता था हमारे सिलेबस के लिए कि किसको डीआरआर क्रिएट करना है। एक्चुअल में डीआरआर किसको क्रिएट करना है? एक तो अनलिस्टेड एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी कितना परसेंट? 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स प्लेस्ड पब्लिकली, जो पब्लिक को दिया हुआ है ना, आम पब्लिक को दिया हुआ है, बराबर है। इनको एक 10% क्रिएट करना है। ओके सर, दूसरा किसको क्रिएट करना है? जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है, उनको क्रिएट करना है। फिर कितना परसेंट क्रिएट करना है? इनको भी 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। फिर वो पब्लिकली हो और प्राइवेटली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बस दिस इज द क्रक्स, दिस इज द क्रक्स बाबू दिस इज द क्रक्स। मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि ये क्रक्स है इसका, ये क्रक्स है इसका। अच्छा अभी सुनो ना, डीआरआर क्रिएट कर लिया, अब एक और चीज क्रिएट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं डीआरएफ। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड। ओ माय गॉड, अब क्या बोला है सुनना अच्छे से, कि जिनको डीआरआर क्रिएट करना है, जिनको क्या क्रिएट करना है, जिनको रिक्वायरमेंट है क्या क्रिएट करने की? डीआरआर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सुन लो, अभी अगर इधर उधर गए ना भैया तो कंसेप्ट बाउंसर चली जाएगी, फिर मेरे को मत बोलना, बता दे रहा हूं अभी से आपको, भूतनी के अभी से आपको बता दे रहा हूं, भूतनी के अभी से आपको बता दे रहा हूं। सुनो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जिनको क्रिएट करना है, वो कंपनी को एक और चीज क्रिएट करनी है जिसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड, जिसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन फंड। देखो डीआरआर इज द रिजर्व, रिजर्व हम लोग जैसे फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व होते हैं, वैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है। अब ये है फंड, फंड मतलब एक्चुअल में आपको पैसा डालना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा फंड बनाना है, एक पैसा एक्चुअल में पैसा। देखो रिजर्व में क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा निकालते हैं। देखो एक बात समझो, एक होता है रिजर्व और दूसरा होता है फंड।
सुनना शांति से। अब रिजर्व के केस में से एकदम आसान एग्जांपल से समझाता हूं। रिजर्व के केस में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने 5 लाख रुपए रिजर्व करे फॉर दी शादी, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, शादी के पर्पस के लिए मैंने 5 साल जमा किए हैं। दिस इज व्हाट, नथिंग बट व्हाट, रिजर्व। लेकिन जब ये 5 लाख रुपए एक्चुअल में मैं कहीं यूज कर दूं, कहीं डिपॉजिट कर दूंगा, कहीं एक्चुअल में डिपॉजिट कर दूंगा, या उस 5 लाख को लेट से मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि वो बाद में काम में आए मुझे। एक तो बोलने वाली बात होगी मैंने 5 लाख जमा किया, दिस इज व्हाट रिजर्व। एक एक्चुअल में मैंने उसको क्या कर दिया, 5 लाख का एफडी बना दिया कि ये पैसा ये पैसा ये पैसा सिर्फ मेरी शादी में काम में आएगा। दिस इज व्हाट फंड, दिस इज व्हाट फंड। तो रिजर्व इज नथिंग बट व्हाट, बुक एंट्री फॉर्म। जैसे हम अकाउंट में एंट्रीज करते हैं ना, प्रॉफिट का हिस्सा कम होगा और उतना हिस्सा रिजर्व में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई नो दैट अकाउंट आपका वीक है, मुझे पता है, बट इस एग्जांपल समझो। रिजर्व इज नथिंग बट व्हाट, समथिंग जो हम बुक्स में शो करते हैं, एंड फंड इज समथिंग जो एक्चुअल में हम लोग कहीं यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग कहीं लगा देते हैं उस पैसे को, या कहीं एफडी बना देते हैं ताकि वो पैसा उसी टाइम पे काम में आएगा। ठीक है, चलिए सर। सो एवरी कंपनी, सुनो सुनो रे सुनो ढोकलो, सुनो रे सुनो ढोकलो, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। जिन कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना है, जिन कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना है। अब क्या बोला है, एवरी क्रिएशन ऑफ व्हाट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ये फंड किसको क्रिएट करना है, तो इन्होंने, अब देखो इसमें ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अमेंडमेंट, लेटेस्ट वाला अमेंडमेंट, एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट वाला, एकदम नया ब्रांड न्यू चेंजेस है बेटा, एकदम ब्रांड न्यू चेंजेस है, इसलिए बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। डिबेंचर रिडम्पशन फंड किसको क्रिएट करना है, सुनना शांति से। ये क्या हुआ भैया, सुनना शांति से। पहले क्या लिखा था मालूम, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां लिखा है, पहले क्या लिखा था मालूम, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शैल ऑल्सो क्रिएट व्हाट। देखो यहां पे पढ़ के सुनाता हूं तो मजा आएगा, पढ़ के सुनाता हूं तो मजा आएगा। क्या बोला मालूम, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट एटलीस्ट 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग, मतलब यहां पे लिखा था एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर। जो कंपनी डीआरआर क्रिएट करती है उसको डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी क्रिएट करना पड़ता है। कितना देखेंगे, कंफ्यूज मत होना, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड, तो डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड, ये किसको क्रिएट करना है, सुनना अच्छे से, किसको क्रिएट करना, फोकस करना। पॉइंट नंबर 1, एवरी लिस्टेड कंपनी, पॉइंट नंबर 1, एवरी लिस्टेड कंपनी। करना पड़ेगा कब, अगर पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर है, पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर है। सुनना अच्छे से, पॉइंट नंबर 1। अभी आप कोई कंक्लूजन में मत आना, सर हेवी लग रहा है, सर सरदर्द हो रहा है, सर दिमाग में नहीं जा रहा है, अभी कोई कंक्लूजन में नहीं आएगा। एवरी लिस्टेड कंपनी, पहला क्या है, एवरी लिस्टेड कंपनी पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर। कौन से डिबेंचर से बेटा, पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर है। ओके सर, ओके सर, एवरी लिस्टेड कंपनी पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर है, सर ठीक है, सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सर कौन, अनलिस्टेड कंपनी। अरे इसकी ससु का माता, वन नॉट कैन नॉट ओपन, 50 MB चाहिए, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डेटा हो गया है, पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करके रखा हो तुम लोगों ने, नालायक लोग कहीं के, ढोकले कहीं के। थोड़ा सा हेवी हो गया है, कोई नहीं, इसको ओपन करते हैं, डिलीट थोड़ी चीजें अपने को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट बेटा, तुझको, हाँ आराम से। क्या लिखा था पहले, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, सुनना अच्छे से, कंसंट्रेट करना। यहां पे क्या लिखा हुआ, फोकस करना बेटा। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, एवरी कंपनी। मेरे को साथ बोलना है, एक बार जोर से खड़े हो जाओ, चलो जल्दी से खड़े जाओ, बिलीव मी और नॉट, देखो यार मजा आएगा, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ जल्दी से, बोलना एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर shall also create डिबेंचर रिडम्पशन फंड, DRF, ऐसा लिखा था।
ऐसा लिखा था, लेकिन अब क्या है सुनना, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, DRR नहीं है, हेडिंग देना DRF, डिबेंचर रिडम्पशन व्हाट द फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड की बात हो रही है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड की बात हो रही है। ओके सर, ओके सर, ओके, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ओके सर, ओके सर। किसको क्रिएट करना है सर? सबसे पहले लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग NBFC, लिस्टेड NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर उन्होंने इन केस व्हाट, इन केस पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर, पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर्स। ओके सर, ओके सर। दूसरा अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, क्या करना पड़ेगा इनको? ऑन और बिफोर 30th अप्रैल in each year required to deposit or invest at least 50% of debentures, 50% of debentures maturing during the current financial year, ओ हो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ डैश डैश वाले भाई साहब, इस सेंटेंस को पढ़ो जरा, तुमको दर्द का एहसास होगा। आप है ना एक बार जरा है ना बैरेट खोल के देखना, आज देखना जरा, आज बैरेट खोल के डिपॉजिट का सेक्शन है ना, सेक्शन 73 से लेके 76, जरा एक बार खोल के देखना। आपको कुछ समझ में आया तो मुझे बताना जरा, है ना। एक बार आप बैरेट खोल के देखना भैया, मैं बता रहा हूं आपको मेरी बहुत याद आएगी। आपको लगेगा अरे शुभम सर तो भाई साहब देव भगवान, इंसान ही नहीं है भाई साहब ये तो, श्री श्री, फिर आप सच में बोलोगे कि शुभम सर श्री 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 माननीय वंदनीय पूजनीय 108 श्री है, क्योंकि ऐसा खतरनाक ड्राफ्टिंग किया है भाई 73 to 76, मतलब डिबेंचर्स का और डिपॉजिट का, ऐसा खतरनाक ड्राफ्टिंग किया है इन्होंने कि अक्कल ठिकाने हो जाती है। मेरे को खुद को जब अमेंडमेंट आए थे ना, मेरे को खुद को कम से कम 2 से 3 घंटे लगे थे उसको पूरा एक जगह से एक लिंक में लाने के लिए। इनफैक्ट अभी प्राजक्ता कामले, शी इज ऑल इंडिया रैंकर, करेक्ट है, शी इज ऑल इंडिया रैंकर इन एग्जीक्यूटिव, अभी उसका आर्टिकलशिप चल रहा था। 2-4 दिन पहले, 5-7 दिन पहले मुझे कॉल आया कि सर आपने सच में बोला था, मैंने यही सेंटेंस बोला था कभी जब मैं फेस टू फेस बैच में पढ़ा रहा था, डिबेंचर्स पढ़ा था। मैं बोला एक बार अगर आपको दर्द का एहसास करना है, आपको जानना है दर्द कैसा होता है, तो जाइए और डिपॉजिट का सेक्शन पढ़िए, डिपॉजिट और डिबेंचर के सेक्शन पढ़िए, आपको दर्द का एहसास होगा। एंड उस टाइम पे तो उसने देखा नहीं होगा, लेकिन अभी उसने अभी कुछ काम कर रही थी, वो कुछ प्रैक्टिकल काम चल रहा था, तो वो उसने बैरेट खोल के बैठी थी, बैरेट खोल के बैठी थी, उसको कुछ होमवर्क वगैरह दिया होगा, वहां पे कुछ काम चल रहा होगा डिपॉजिट का, तो वो बैरेट खोल के बैठी थी वहां पे। और बैरेट खोलने की बात करें, बैरेट खोलने के बाद में, बैरेट खोलने के बाद में उसका मुझे फोन आया कि सर सही में दर्द का एहसास हुआ। मैं क्या बात रही, मुझे समझ में नहीं आया। बोले सर आपने एक बार बोला था लेक्चर में। बोला हाँ याद आया, डिपॉजिट वाले में। तो बोले अभी मैं वो जो आपने हैंड रिटन नोट्स दिए ना, उसी से मैं वहां पे प्रोविजन देख रही हूँ। किसी का यहां पे मैसेज आया, सर आपने ऊपर लिखाया था, आपने ऊपर लिखाया था सर, रसगुल्ली ने बोला सर आपने ऊपर लिखाया था कि लिस्टेड कंपनी जो है वो डीआरआर क्रिएट नहीं करती। बेटा ये डीआरआर है क्या? ये डीआरआर है? ये डीआरएफ है, ये डीआरआर नहीं है, ये डीआरएफ है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड है। अर्लियर क्या लिखा था मालूम? सुनो, इसलिए मैंने पहले ओल्ड भी बताया आपको, जो अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है। ओल्ड में क्या लिखा है? एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, लेकिन ये अब निकल चुका है ना, ऐसा नहीं है, इसको चेंज कर दिया गया है। रिसेंट अमेंडमेंट क्या, लेटेस्ट चेंजेस क्या है समझो। पहले ऐसा लिखा था कि जो डीआरआर क्रिएट करेगा वो ही डीआरएफ भी बनाएगा। व्हाट इज डीआरएफ? डिबेंचर रिडम्पशन फंड। बट अब ऐसा नहीं है, तुम डीआरआर को अलग रखो, डीआरएफ को अलग रखो। डीआरएफ में क्या बोला है कि किसको डीआरएफ, सुनना अच्छे से, किसको डीआरएफ बोला है, सुनो अच्छे से, किसको डीआरएफ बोला है, सुनो अच्छे से। सो लिस्टेड कंपनी, एनबीएफसी कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी,
अरे रसगुल्ली रसगुल्ली का एक और क्वेश्चन आया, ये सबका क्वेश्चन हो सकता है। सर डीआरआर क्रिएट करने वाली कंपनी ही डीआरएफ क्रिएट करती है, ऐसा ओल्ड में था बेटा, अब नहीं है। अब इसको सेपरेट रखो, डीआरआर जो अभी मैंने पढ़ाया है वो, और अब हम देख रहे हैं डीआरएफ किसको क्रिएट करना वो देख रहे हैं। इसको सेपरेट रखो, दोनों को सेपरेट रखो रसगुल्ली बाबू, दोनों को सेपरेट रखो। तो डीआरएफ किसको क्रिएट करना है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी इन केस ऑफ पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर, अगर पब्लिकली प्लेस्ड डिबेंचर है तो उनको डीआरएफ करना पड़ेगा। दूसरा अनलिस्टेड कंपनी है, उनको भी डीआरएफ बनाना पड़ेगा। अरे सर कितना बनाना है ये बताओ, बनाना कितना है ये बताओ, सुनोगे कॉन्सेंट्रेट करके। मेरे पास टोटल डिबेंचर है 10,000, 2015-16 में 15 और 16 में ये मेच्योर्ड हो रहे हैं 1,000 रुपए के डिबेंचर्स। मेच्योर्ड हो रहे मतलब रिपेमेंट करना 1,000 रुपए का। टोटल डिबेंचर 10,000 है। टोटल कंपनी में डिबेंचर्स कितने हैं, 10,000 टोटल डिबेंचर्स है, 10,000 टोटल डिबेंचर है। लेकिन अभी मेच्योर्ड कितने हो रहे हैं, मेच्योर्ड मतलब अभी कितने का पेमेंट करना है, 1,000 का पेमेंट करना है। अब ये सेंटेंस पढ़ना, कितना बनाना है हमें। ऑन और बिफोर 30th अप्रैल इन ईच ईयर, on or before 30th April in each year is required to deposit or invest at least कितना 15% of debenture maturing during the financial year, maturing during the financial year। सुनना अच्छे से, मुझे बताओ 10,000 का मेच्योर्ड हो रहा है, मेच्योर्ड मतलब रिडम्पशन। क्या पूरा 10,000 रिडीम कर रहे हैं क्या हम लोग, क्या पूरा 10,000 रिडीम कर रहे हैं क्या हम लोग, सर नहीं। ये तो टोटल डिबेंचर है। मेच्योर्ड कितना हो रहा है इस साल, 1,000 रुपए। इसका कितना परसेंट, 15%, 15% कितना होता है 150 रुपीज। ये मुझे 30 अप्रैल के पहले पहले, मतलब ईयर स्टार्ट होने, देखो इसका मतलब क्या है, एकदम आसान भाषा में बोलूं ना तो अगले साल जितना रिडीम होने वाला है, सुनना, अगले साल जितना भी रिडीम होने वाला है, सुनना, अगले साल जितना भी रिडीम होने वाला है, सुनना। अरे बाप रे, 3 बार क्यों बोल रहा हूं, आशीष सर आगे मेरे अंदर, नालायक हो नालायक हो नालायक हो। सुनो, तो अगले साल जितना भी रिडीम होने वाला है, जितना भी रिडीम होने वाला है उसका 15% आपको 30 अप्रैल के पहले पहले डिपॉजिट करना है। 30 अप्रैल मतलब ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को, तो 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ईयर स्टार्ट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जितना रिडीम होना, टोटल का नहीं लेना है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैर पड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। टोटल तो डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वो टोटल का था, लेकिन ये रिजर्व नहीं है, ये फंड है साईं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड है। और ये कितना है 15% ऑफ व्हाट, डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल जो भी मैच्योर्ड होने वाला है, मैच्योर्ड मतलब रीपेमेंट करना है, मैच्योर्ड मतलब रीपेमेंट करना है, तो इस साल जितने भी लोगों को मुझे रीपेमेंट करना है उसका 15% आई शुड डिपॉजिट इनटू अ डिपॉजिट और इन्वेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। आपको उसको सेपरेट अकाउंट में डाल दो, या तो डिपॉजिट कर दो या उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे डिपॉजिट करेंगे उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि आपको, एक एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल से मुझे आप कैलकुलेट करके बताओ, समझना आराम से। टोटल डिबेंचर है 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपीज के मेरे पास डिबेंचर है। 15-16 में 20,000 रुपए को मैं रिडीम कर रहा हूं, 16-17 में मैं 30,000 को रिडीम कर रहा हूं, 17 और 18 में मैं 50,000 डिबेंचर्स को, 50,000 रुपीज के डिबेंचर को रिडीम कर रहा हूं। मुझे आप तीनों साल का डिबेंचर रिडम्पशन मुझे आप दोनों कैलकुलेट करके बताओगे। एक तो आप मुझे डीआरआर कैलकुलेट करके बताओ कितना मेंटेन करना है, और दूसरा मुझे डीआरएफ कैलकुलेट करके बताओ कितना मेंटेन करना है। डीआरआर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और डीआरएफ मतलब डिबेंचर रिडम्पशन फंड। सर डीआरआर तो कितना बोला, 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, तो टोटल आउटस्टैंडिंग तो पूरा 1 लाख है ना, पूरा 1 लाख है ना। तो मुझे बताओ 15-16 में 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए मुझे मेंटेन करने। आउट टोटल तो 1 लाख है ना अभी मेरा, अभी रिडम्पशन तो एंड में हुआ थोड़ी है, एंड में होगा ना बाबा, एंड में होगा ना बाबा। तो 1 लाख का 10% मतलब कितना, 10,000 मुझे मेंटेन करना है। ये डीआरआर की मैं बात कर रहा हूं, डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब अगले साल 16-17 में 30,000 रिडीम होने वाले हैं, लेकिन 20,000 तो रिडीम हो गए ना, तो 1 लाख में से 20,000 गए तो बचे 80,000। तो डीआरआर अगर देखा जाए तो 8,000 मुझे मेंटेन करना है, क्योंकि क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। अब 1 लाख में से 20,000 चले गए तो आउटस्टैंडिंग कितने बचे, 80,000। तो 80,000 का 10% कितना हो गया, 8,000। तीसरे साल में डीआरआर कितना बनाना है, तो ये 30,000 भी 16-17 में रिडीम हो जाएंगे ना, एट द एंड ऑफ द ईयर ये रिडीम हो जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, तो 1 लाख में से 20 भी गए, 30 भी गए, बचे सिर्फ 50। तो 50 का
10% मतलब 5000, इतना मुझे डीआरआर मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली बात आने वाला नहीं है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा छोड़ देना, नहीं भी समझ में आ रहा छोड़ देना, दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, क्योंकि इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, आपका नहीं आने वाला है, 101% नहीं आने वाला है, टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन किस पे क्वेश्चन आ सकता है? डिबेंचर रिडम्पशन फंड पे क्वेश्चन आ सकता है। कितना है पहले तो ये बताओ, कितना है पहले तो ये बताओ। सर डिबेंचर रिडम्पशन फंड है 15% ऑफ दी डिबेंचर मेच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल कितना मेच्योर हो रहा है? 20,000। रेड पेन यूज कर रहा हूं मैं। इस साल कितना मेच्योर हो रहा है? 20,000। तो जो मेच्योर होता है उसका 15%, तो 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000 रुपीज। मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिफोर 30th अप्रैल। ईयर एंड, ईयर स्टार्ट कब होगा? 2015। तो 30th अप्रैल 2015 के पहले पहले मुझे 3,000 रुपए अलग से डिपॉजिट करने हैं। ठीक है सर। अगले साल कितना रिडीम हो रहा है? 30,000। 30,000 का 15% कितना होता है? 4,500। तो ये 4,500 मुझे डिपॉजिट या इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिफोर, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल 2016। और ये जो 50,000 है इसका 15% कितना होता है? 7,500 मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30th अप्रैल 2017। क्या तुम्हें याद है? अब ये समझ में आ रहा है क्या? डिबेंचर, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड। अब आई होप सो यहां पे आपको समझ में आया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आपको आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होनी चाहिए। बताइए डिबेंचर। अच्छा, डीआरआर का कैलकुलेशन मत पूछना, डीआरआर का कैलकुलेशन मत पूछना बेटा, डीआरआर का कैलकुलेशन मत पूछना। मुझे डिबेंचर रिडम्पशन फंड समझ में आएगा ये बताओ। आप, आपकी कमेंट मैंने ऑन करी है, बताओ जल्दी से। चलिए चलिए, क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड बाबू जी, वेरी गुड बाबू जी, वेरी गुड बाबू जी, वेरी गुड बेटी। डीआरएफ मतलब डिबेंचर रिडम्पशन फंड। पहले तो बताओ डिबेंचर रिडम्पशन फंड किसको किसको क्रिएट करना है? जल्दी से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं, फास्ट बताइए। एक तो लिस्टेड कंपनी को, लिस्टेड कंपनी में एनबीएफसी भी आ जाएगी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आ जाएगी, अगर उन्होंने डिबेंचर्स कैसे इशू करे हैं, पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर उन्होंने लाया है तो। एंड दूसरा किसको? अनलिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा, अनलिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट के लिए, पब्लिक एंड प्राइवेट डिबेंचर्स के लिए। कितना करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3, कितना क्रिएट करना पड़ेगा? 15% ऑफ अमाउंट, 15% ऑफ डिबेंचर्स, 15% of debentures maturing, 15% of debenture maturing during the year ending, during the year एंडिंग। मतलब इस साल में जितने भी मेच्योर होंगे, मेच्योर मतलब रिपेमेंट करना। कोई बोल रहा है सर मुझे कैलकुलेशन नहीं समझा, एक बार तेरे लिए वापस से बता देता हूं बेटा। 1 लाख के टोटल डिबेंचर है, मैं 20,000 का रिडीम कर रहा हूं, फिर मैं 30,000 का रिडीम कर रहा हूं अगले साल, और फिर मैं अगले साल बचे हुए 50,000 का रिडम्पशन हो रहा है। ये लेट से 15-16 की बात हो रही है, ये 16-17 की बात हो रही है, ये 17-18 की बात होती है। बेटा एकदम अकल के अंधे ढोकले जिसका ध्यान नहीं था, ध्यान से सुनो। कितना है बेटा? 15% ऑफ डिबेंचर मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, इतना आपको डीआरएफ बनाना है। तो मुझे बताओ मेच्योर्ड कितना हो रहा है? अरे 1 लाख पे 15% लिया ना, टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूं, टांगे तोड़ दूंगा भाई साहब। 15% ऑफ व्हाट? डिबेंचर मेच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो 20,000 का 15% 3,000 होता है। समझ में आया? ये आपको डिपॉजिट। समझ में आ गया क्या भाई साहब? ये अब समझ में आ गया। अच्छा अगले साल कितना बताओ? 30,000 का 15% कितना होता है? 15%, 4,500। इस साल कितना रिडीम हो रहा है? 50,000 का 15% कितना होता है? 7,500। ये मुझे ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, 30 अप्रैल के पहले ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर, 15 है तो 2015, 16 है तो 2016, 17 है तो 2017, मुझे एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो डिपॉजिट करना पड़ेगा या तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर कैसे कैसे करोगे? डिपॉजिट कहां करोगे या इन्वेस्ट कहां करोगे? सुनना, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट कहां पे होगा ये बताइए जल्दी से। तो डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कहां डिपॉजिट हो सकता है? एक तो आप डिपॉजिट कर दो, डिपॉजिट विथ
डिपॉजिट करो विथ स्केड्यूल बैंक। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब जो आरबीआई के स्केड्यूल में नाम दिए हुए हैं, जितने भी ये नेशनलाइज बैंक है ना, उनको हम स्केड्यूल बैंक बोल सकते हैं। तो वहां पे आप डिपॉजिट कर दो स्केड्यूल बैंक में। या फिर सुनना अच्छे से, या फिर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, कोई ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो मेंशन इन ट्रस्ट एक्ट, मेंशन इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, करेक्ट है। सो इसको या तो क्या कर दो, एफडी बना दो इसका, डिपॉजिट विद द स्केड्यूल बैंक, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड कर दो जिसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं करना है, कैन नॉट क्रिएट चार्ज। हाँ, चार्ज क्रिएट मत करना, मतलब उसके ऊपर लोन मत ले लेना वापस से कि मैंने इतनी सिक्योरिटी खरीदी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है, उसके अगेंस्ट में लोन दे दो, तो नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और तीसरा, थर्ड वन इज व्हाट? सिक्योरिटी मेंशन इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो जो सिक्योरिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए कि डिपॉजिट और इन्वेस्ट कहां हो सकता है। क्या तुम्हें याद है? डन क्या डन क्या डन क्या डन क्या डन क्या डन क्या डन क्या। चलिए, आई होप सो अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो, अभी डन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। In case of partly convertible debenture, DRR shall be created in respect of non convertible portion। पता है हमको DRR का एक ही यूज है फॉर रिडम्पशन, हमने लिखवा दिया है। कल अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कल मैं थोड़ा लेक्चर ज्यादा लूंगा और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर्स होंगे बेटा, 2.5 घंटा पकड़ लो, कंप्लीट और 2.5 घंटा होगा, ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अगस्त वाले स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए आपका कौन से टॉपिक हो चुके हैं। अगस्त वाले स्टूडेंट प्लीज आप मुझे बताइए आपके कौन से टॉपिक हो चुके हैं। टेल मी बेटा, टेल मी बेटा, कौन से चैप्टर हो चुके हैं मुझे बताइए। अगस्त वाले स्टूडेंट। नवंबर वाला तो मुझे पता है, नवंबर वाला बेटा आपका तो पार्ट बी हो गया है पूरा, ठीक है। पार्ट सी के 2 टॉपिक हो गए और ये वाला डेड कैपिटल वाला चल रहा है, अभी आपका डेड कैपिटल वाला चल रहा है। अगस्त वाले स्टूडेंट जो है, जितने भी अगस्त वाले स्टूडेंट है, टेल मी बेटा, टेल मी बेटा कितना हो चुका, कौन कौन सा हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 हो गया है, चैप्टर नंबर 2 हो गया आपका शेयर कैपिटल वाला, चैप्टर नंबर 3 हो गया मेंबर्स वाला, चैप्टर नंबर 4 कल कंप्लीट हो जाएगा आपका, चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा कल, चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 हमने कर लिया डिविडेंड वाला। सर कल जा नहीं रहे क्या आप? कहां जाऊं कल? आदिश बोला कल जा नहीं रहा, कहां जाऊं भैया? चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया, करेक्ट है। चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 11 हो गया आपका, चैप्टर नंबर 10 भी हो गया है, हमने इसके साथ ही देखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 हो गया है, ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपका एक तो चैप्टर नंबर बचा हुआ है चार्जेस वाला, चार्जेस वाला चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर बचा अकाउंट एंड ऑडिट वाला, चैप्टर नंबर अकाउंट एंड ऑडिट का चैप्टर नंबर है 8। तीसरा आपका बचा हुआ है ट्रांसफरेंस इन डिस्क्लोजर, चैप्टर नंबर 9। 10 हो गया, 11 हो गया है। चौथा बचा है चैप्टर नंबर 12 कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। पांचवा बचा है आपका चैप्टर नंबर 13 बचा हुआ है, एमसीए वाला, एमसीए वाला बचा हुआ है, बराबर, हाँ सर। और चैप्टर नंबर 6 बचा हुआ है 14th वाला। 6 चैप्टर बचे हुए हैं आपके, हाँ सर, हाँ सर, हाँ आले का तुम्हें आत्मदी बस खाली येतोय मी।
तुम्ही एक काम करा, बस 2 मिनिटं मी आलो खाली, चालू थांबा. तुम्ही कुठे थांबले आता? आतमध्ये येऊन लेफ्ट घ्या ना, लेफ्ट घ्या ना आतमध्ये येऊन. 6 टॉपिक बचे हुए हैं. हार्डली इट विल टेक 10 days, 10 to 12 days. हार्डली इट विल टेक 10 to 12 days. 10 से 12 दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मतलब मेरा टारगेट ये है 28 फेब तक आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा. 28 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा. चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. अगले हफ्ते का हमारा टारगेट रहेगा, नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट रहेगा बेटा कि हम अकाउंट एंड ऑडिट करेंगे और जो एक पार्ट सी का एक चैप्टर है वो खत्म करेंगे. उसके अगले वीक का हमारा टारगेट रहेगा चार्जेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर और ये 2-3 टॉपिक जो भी बचे हुए हैं. ठीक है, विल डू इट, डोंट वरी. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.